हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो लाइफ प्रोसेसेस। अब इस पार्ट में हमें स्टार्ट करना है रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में एज वेल एज इन प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देखिए, सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो रेस्पिरेशन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो खाना हम खाते हैं उसका यूज़ करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है रेस्पिरेशन। देख लेते हैं, जैसे हमने खाना खाया था, हमने खाने में न्यूट्रिएंट्स लिए थे, तो बेसिकली हमने खाने में क्या न्यूट्रिएंट्स लिए थे, C6H12O6। ठीक है, ये हमने खाया था। अब इसको देंगे ऑक्सीजन जो हमने ब्रीथ की है, जो ऑक्सीजन हमने ब्रीथ की है, ब्रीद इन की है, वो ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होगी और इसको तोड़ने का काम करेगी, इसका ऑक्सीडेशन करेगी। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ अमाउंट में एनर्जी। ये तीन चीज़ें ऑक्सीजन की वजह से जब ये न्यूट्रिएंट टूटेगा, जब ये ग्लूकोज टूटेगा, तो ये तीन चीज़ें रिलीज़ होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब ये जो एनर्जी निकली है ये स्टोर होगी, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये ATP में स्टोर हो जाएगी, जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। अब ATP क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी, एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की एनर्जी करेंसी है ATP। तो ATP का नाम आपको याद रखना है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। ATP में ही एनर्जी हमारी स्टोर होती है। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। बात करते हैं रेस्पिरेशन की। ये रेस्पिरेशन ही है पूरा। तो रेस्पिरेशन दो स्टेप्स में होता है। फर्स्ट होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीथिंग जिसको हम बोलते हैं, ये होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ब्रीदिंग मतलब क्या, ब्रीदिंग जस्ट मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कुछ भी नहीं है, ब्रीदिंग कुछ नहीं है, जस्ट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ब्रीदिंग की प्रोसेस को थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल में, कैसे क्या होता है। ये मैंने यहाँ एक रफ सा डायग्राम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर को ब्रीद इन करते हैं। एयर भी कैसी, द एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन। तो हम ऐसी एयर को ब्रीद इन करते हैं जो ऑक्सीजन में रिच है। वो नेज़ल पैसेज से होती हुई यहाँ जाएगी। अब यहाँ देखना, ये विंड पाइप है। विंड पाइप में क्या है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, क्या क्या है यहाँ पे, फेरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स। इसके बाद हमारी जो एयर है वो जाएगी इसमें, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये जो है रिंग्स बनी दिख रही हैं, ये है ट्रैकिया। ये बना होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स से ये बना है। सी शेप की रिंग्स से ये बना है। क्यों बना है, ये रिंग्स से मिलके क्यों बना है, नॉर्मल पाइप क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है ताकि जब हम एयर को एक्सेल करें इसके थ्रू जब हम एयर को एक्सेल करें तो ये कोलैप्स ना हो, इसलिए ये कार्टिलेज की रिंग्स का बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। तो ट्रैकिया कार्टिलेज की रिंग्स का क्यों बना है, ताकि वो कोलैप्स ना हो। तो देखना, पहले नेज़ल पैसेज में आया, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं नोज़ की लाइनिंग में, ताकि डस्ट जम्स वगैरह अंदर ना जा सकें। उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स से होता हुआ ट्रैकिया के अंदर एयर गई। ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एक राइट लंग में, एक लेफ्ट लंग में। ओके, तो ये जो पाइप्स हैं जिनमें ट्रैकिया डिवाइड हुआ है, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई।
और ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाके फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये और छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इन ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में ये बलून शेप स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मैं बता देती हूँ। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें एयर स्टोर होती है। अब ये ऐसा क्यों होता है, प्रॉपर बलून शेप भी नहीं होता है इसमें, ये चीज़ें क्यों हैं? तो इन चीज़ों में अगर देखा जाए तो इट इज़ सिमिलर टू विलाई। विलाई जो हमने पढ़ा था इंटेस्टाइन में, ये उसी जैसा होता है। तो इसलिए ऐसा इसका एरिया ऐसा होने के कारण, ऐसा इसका शेप होने के कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ताकि ये ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके, ऑक्सीजन इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। क्योंकि एल्वियोलाई जिसको हम बोलते हैं, इनको एल्वियोलाई से कनेक्ट होते हैं हमारी ब्लड वेसल्स, ताकि ब्लड वेसल्स में फिर वो ऑक्सीजन दे सके। तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने के लिए इसका शेप ऐसा होता है। तो ये होती हैं एल्वियोलाई। इसी को हम एयर सैक भी कहते हैं, जिसमें हमारी ऑक्सीजन स्टोर होती है। ओके, जैसे देखो, अगर इसका शेप ऐसा ना हो के नॉर्मल ऐसा शेप होता बलून लाइक, तो एब्जॉर्प्शन कम होता। अभी एब्जॉर्प्शन यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ये सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए ही इसका शेप ऐसा होता है। फिर यहाँ होता है एक मस्कुलर डायफ्राम, यहाँ पे होता है डायफ्राम। ये डायफ्राम ही हमको हेल्प करता है हमारी चेस्ट कैविटी को अप करने में और चेस्ट कैविटी को डाउन करने में, जब हम ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं तब। तो ये बात हुई किसकी, एल्वियोलाई की। एल्वियोलाई, अब तो हमारा ये पूरा पासेज था कि हमारी ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से, हमारी जो एयर जो हम इनहेल करते हैं वो किस किस पार्ट से होके जाती है, जो हमें हेल्प करता है। अब इस एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन भेज दी जाती है। अब क्या ऑक्सीजन डायरेक्ट ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है? तो नहीं, ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं होती है वाटर में। ऑक्सीजन इज़ नॉट फेरली सॉल्यूबल इन वाटर, दैट्स वाई वी नीड अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो इस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके ले जा सके। ओके, तो वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है हमारे अंदर? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है और पूरे बॉडी पार्ट्स में जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, पूरे पार्ट्स में कैसे पहुँचता है ब्लड, वो हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होके पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुँचती है, फिर उधर से ऑक्सीजन आती है। अब ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन के लिए भी हीमोग्लोबिन नहीं, नॉट ऑक्सीजन सॉरी, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होगी सेल से, उसको लाने का काम भी ब्लड करता है, बट उसके लिए हीमोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं होती। CO2 जो होती है वो डिफ्यूज़न के थ्रू आती है। CO2 नॉर्मली डिफ्यूज़न के थ्रू आ जाती है, बिकॉज इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, बिकॉज CO2 इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। तो वो डायरेक्ट डिफ्यूज़न के थ्रू ब्लड में आ जाती है। ठीक है, ये वाला पार्ट हुआ हमारा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसफ़र होती है। अब हम पढ़ेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्युलर रेस्पिरेशन से पहले एक बार और देख लेते हैं, ऑक्सीजन जो है वो हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है, इसलिए ये इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जबकि CO2 जो है वो ब्लड में डिज़ोल्व होके, डिफ्यूज़न के थ्रू ब्लड में डिज़ोल्व होके ट्रांसपोर्ट होती है, और वही सेम पासेज से एल्वियोलाई, देन ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया से होते हुए उसको नेज़ल पैसेज के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन भी देख लेते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, अब जो खाना खाया हमने उसके साथ क्या होता है ये हमको इसी पार्ट में पता चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी रिएक्शन लिख देती हूँ। जैसे ये हमने खाया न्यूट्रिएंट, ये हमारा था C6H12O6, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी, मतलब ऑक्सीजन ने इसका क्या किया, ऑक्सीडेशन, इसको ब्रेक डाउन किया। किस किस फॉर्म में, CO2 निकला, H2O निकला और एनर्जी निकली। एनर्जी निकलती है लगभग 38 ATP।
इस रिएक्शन में। ये रिएक्शन ध्यान से देखो, ये फोटोसिंथेसिस की जस्ट अपोजिट होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स, वाटर लेते हैं, सनलाइट इन द फॉर्म, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, और मिलके बनाते हैं ग्लूकोज, और ऑक्सीजन निकलती है काफ़ी सारी। तो ये रिएक्शन जस्ट उसके अपोजिट है। लो ये मैंने कर दी ये रिएक्शन को बैलेंस। तो ये है हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन। ये है रेस्पिरेशन की रिएक्शन जिसमें जो न्यूट्रिएंट हमने खाया था, जो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया था, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है और क्या बनाती है, उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करती है, और साथ में रिलीज़ करती है काफ़ी सारी एनर्जी, जिसका हम यूज़ करते हैं हमारी एक्टिविटीज़ में। क्योंकि हम खाना खाते ही क्यों हैं, वाई डू वी नीड फूड? तो हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, ताकि हमें हमारे काम करने के लिए एनर्जी मिल सके, ताकि हम अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकें। ये एटीपी कहाँ जाके स्टोर होती है? ये जो एटीपी के फॉर्म में तो स्टोर हो रही है एनर्जी, पर कहाँ पे स्टोर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, और ये एटीपी कहाँ स्टोर हो जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाती है स्टोर, दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब एनर्जी कैसे स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में, वो भी देख लेते हैं। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, एपीपी, एडिनोसाइन, और इसके साथ 2 फॉस्फोरस जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, क्योंकि एडिनोसाइन के साथ 2 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और इसके साथ एक फॉस्फेट को जोड़ दिया जाता है, एक फॉस्फेट को इसके साथ जोड़ दिया जाता है, किसकी हेल्प से? एनर्जी जो हमारी रेस्पिरेशन में निकली है, इस एनर्जी का यूज़ करके इसके साथ इस फॉस्फोरस को जोड़ दिया जाता है, तो ये बना लेता है, ये दो फॉस्फेट ऑलरेडी थे, तीसरा फॉस्फेट जुड़ जाता है, तो इसके साथ ये जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये एनर्जी कहाँ गई? एटीपी ने एनर्जी कहाँ यूज़ की? तो ये एटीपी को बेसिकली देखा जाए तो ये ऐसा है, एडीपी था, और इसके साथ ये बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गई एनर्जी, इस बॉन्ड को बनाने में यूज़ हो गई एनर्जी। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा वाटर के साथ रिएक्शन करके, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हमें मिलेगी काफ़ी सारी एनर्जी, जो हमने रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस की थी। ठीक है, तो वो एनर्जी का यूज़ हम अपनी एक्टिविटीज़ के लिए कर लेंगे। तो जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी टूट के एडीपी बनाता है और हमें दे देता है एनर्जी। तो और तब तक ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये टूट के ये सारा बना, हमने जो अभी पढ़ा था CO2, वाटर, एनर्जी, इससे पहले वाले पेज में जो हमने पढ़ा था। अब रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक अभी जो हमने हमारे अंदर पढ़ा था वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है। देखना, ये सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज गया साइटोप्लाज्म में ही, क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म में जाते ही टूट जाएगा, और ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ये बना लेगा पायरुवेट। ग्लूकोज ब्रेक होके क्या बना लेगा? ये ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में जाते ही ब्रेक हो गया, ब्रेक डाउन होके इसने बनाया पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज़ हुई। उसके बाद इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ी थी उसी को मैं स्टेप्स में बता रही हूँ। पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ फिर ऑक्सीजन ने जब उसको ब्रेक डाउन किया इस पायरुवेट को, तो ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो गया इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकला और काफ़ी सारी एनर्जी निकली है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ है। तो ये वाला जो रेस्पिरेशन है, इट इज़ नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन है वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो हमारे अंदर होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, से 38 ATP। ओके, फिर दूसरा फेट, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये पायरुवेट तो बन चुका था, ये तो फर्स्ट स्टेप सब में ही होनी है, ये साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट बना लेता है।
अब लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो लोग रेस्पिरेशन करते हैं उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहली बात तो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, अब ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं मिली तो उस पायरोवेट का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, या ये कहूँ कि ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं हुआ और अधूरा ऑक्सीडेशन करके उसने बनाया एथेनॉल, जो कि एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, साथ में निकली कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी निकलती है लगभग 2 ATP। इतने एनर्जी में उनका काम हो जाता है, दैट्स वाई दे परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये होती है लाइक ईस्ट में होती है। ये ईस्ट एक फंगस है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। फिर एक तीसरे टाइप का भी है एनारोबिक ही, बट ये होता है हमारी मसल सेल्स में। किस में होता है, हमारी मसल सेल्स में, ह्यूमन मसल सेल्स में। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब कोई भी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं हम, तो उस टाइम हमारी मसल्स को चाहिए होती है काफ़ी सारी एनर्जी। ठीक है, तो जिस पेस से, जिस स्पीड से उन्हें एनर्जी चाहिए उतनी स्पीड से हम ऑक्सीजन ले सकें उतना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन के बिना ही रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो उसकी वजह से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से बनता है लैक्टिक एसिड। पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बनने की बजाय क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही है, और साथ में निकलती है एनर्जी। और ये लैक्टिक एसिड बाद में हमारी मसल्स में स्टोर होके हमें देने लगता है क्रैम्प्स। जब ये लैक्टिक एसिड मसल्स में स्टोर हो जाता है तो हमें होने लगते हैं क्रैम्प्स। इसलिए जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं उसके बाद हमें क्रैम्प्स होते हैं, क्योंकि हमारी मसल सेल्स में क्या स्टोर हो चुका होता है, मसल सेल्स में क्या बन चुका होता है, लैक्टिक एसिड। और जब उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल के जब लैक्टिक एसिड पूरी तरह से ब्रेक हो के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है तो हमारे क्रैम्प्स जो होते हैं हमें होना बंद हो जाते हैं। तो ये हो गया रेस्पिरेशन इन ईस्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, और मसल सेल्स के अंदर होता है कभी कभी लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें बनता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये तो रही बात इसकी कि ये सब हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो लोग पूछ सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ मैंने लिखा एनारोबिक और यहाँ एरोबिक। बहुत रफली और बहुत स्पीडली मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा देखते जाना। पहली चीज़ तो ये कि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ नोटिस हम क्या कर सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, और ये जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन वो हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो इसमें बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, से 2 ATP, और इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट इज़ 38 ATP। इसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, या तो इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, इन केस ऑफ ईस्ट इथेनॉल प्लस CO2 और वाटर, और या फिर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी तो हम बता चुके हैं दोनों में रिलीज़ होती है, उस फ़र्क इतना है कि एनारोबिक में कम रिलीज़ होती है, एरोबिक में ज़्यादा रिलीज़ होती है। ये हुआ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद एक चीज़ ये याद रखना कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। लाइक फिशेस की बात करें, जैसे कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, देखो हम तो एयर को इनहेल कर लेते हैं और उसमें से ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं, बट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एयर नहीं ले सकते, तो वो यूज़ करते हैं द ऑक्सीजन दैट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो वो ऑक्सीजन, वो वाटर को लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और ऑक्सीजन को उनके जो गिल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं, और उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। ये बात हुई कुछ ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, और
कई सारे ऑर्गेनिजम्स में और अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। अब बात करते हैं प्लांट्स की। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब देखना, ये है प्लांट, ये कोई भी लाइक एक ट्री है, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ, ये एक ट्री है। अब डे की अगर बात करें तो प्लांट्स, देखो रेस्पिरेशन, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्लांट्स सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, बट वो तो फोटोसिंथेसिस वाली बात है। जैसे कि अगर मैं डे की बात करूँ, ठीक है, ये डे, ये नाइट, ठीक है। अब प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, अब डे हो या नाइट रेस्पिरेशन की स्पीड तो वही रहेगी, बट फिर भी ये क्यों कहते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। तो वो जैसे कि देखना, यहाँ एक बात करते हैं कि अगर प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है तो रेस्पिरेशन में क्या करेगा, CO2 एब्जॉर्ब करेगा और गिव आउट करेगा ऑक्सीजन। बट वहीं क्योंकि डे में उसको सनलाइट मिल रही है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। अब फोटोसिंथेसिस में, ये मैंने फोटोसिंथेसिस की बात बता दी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा, ये ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा रेस्पिरेशन में। बट अगर बात करूं दिन की, दिन में क्योंकि इसको सनलाइट मिल रही है तो क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने रिलीज़ की थी ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रही होती है, बहुत ज़्यादा रेट रहता है फोटोसिंथेसिस का। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका यूज़ करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ऑक्सीजन फिर वो रिलीज़ करेगा। तो इस वजह से रेस्पिरेशन का रेट हमें ऐसा लगता है कि डे में वो नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर रेस्पिरेशन कर रहा है, जबकि बात ऐसी नहीं है। बात ये है कि रेस्पिरेशन वो सेम रेट से करता है। अब अगर नाइट की बात करें तो नाइट में क्योंकि सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस अगर होती भी है तो ना के बराबर होती है। तो क्या होता है, प्लांट ने गिव आउट की कार्बन डाइऑक्साइड और ले रहा है ऑक्सीजन। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि मना किया जाता है कि रात में पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए या पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पेड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता वो दिन में भी उतनी है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने रिलीज़ की उसको वो यूज़ कर लेता है इन फोटोसिंथेसिस। तो एटमॉस्फेयर में उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम वहाँ अवेलेबल पेड़ के पास नहीं होती है। जबकि वहीं अगर रात की बात करें तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ कर रहा है वो पूरे उस एनवायरनमेंट में होगी, उस पेड़ के आसपास होगी, क्योंकि उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए अभी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। तो ये थी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो कोई भी पूछे प्लांट्स रेस्पिरेशन में क्या इनटेक करते हैं, तो इन रेस्पिरेशन दे टेक ऑक्सीजन लाइक अस एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन। और इसका अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस में, जब प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तो रेस्पिरेशन वाला पार्ट जो है लाइफ प्रोसेसेस का वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ओके, टिल देन इफ़ यू हैव एनी डाउट you are free to ask me in the comment section. Thank you.